आज हम सी लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले सी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज BCPL एंड बी लैंग्वेज। इसका मतलब होता है सी लैंग्वेज हम सीखने से पहले या डेवलप करने से पहले तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, तो उसका नाम है BCPL लैंग्वेज और सी लैंग्वेज। तो उसके बाद इन द ईयर 1972 डेनिस रिची ने एक नया लैंग्वेज डेवलप किया है, उसका नाम रखा है सी लैंग्वेज। यानी कि सी लैंग्वेज जो पहले बी लैंग्वेज था उसका नया एक्सटेंशन या फिर एडवांस लैंग्वेज बनाकर उसका नाम रखा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन डेनिस रिची ने इन द ईयर 1972 में यानी कि USA में एक बेल टेलीफोन लैबोरेटरी है, उसके अंदर 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया है। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि सी इज यूज्ड टू डेवलप द सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि हम जो यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सभी सॉफ्टवेयर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेवलप करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो हमने सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो हम कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम सी प्रोग्राम से ही डेवलप किया है। यानी कि विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम सी प्रोग्राम से डेवलप किया है। और उसके बाद हम देखते हैं इंटरप्रिएटर और कंपाइलर। इंटरप्रिएटर और कंपाइलर हम जब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम एग्जीक्यूट करते हैं उससे पहले जो एरर्स डिबग करने के लिए यूज़ करते हैं उससे कहते हैं हम इंटरप्रिएटर और कंपाइलर। यानी कि सी प्रोग्राम के अंदर हम टर्बो सी कंपाइलर यूज़ करते हैं, जावा प्रोग्राम के अंदर जावा सी कंपाइलर यूज़ करते हैं। वो सभी कंपाइलर हम सी प्रोग्रामिंग से डेवलप करते हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन भी हम सी प्रोग्रामिंग से डेवलप किया है। उसके बाद स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल और वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड, और उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस हम सी प्रोग्रामिंग से डेवलप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टर सेट ऑफ सी। कैरेक्टर सेट ऑफ सी, every programming language has its own set of characters. It has 3 categories। यानी कि जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो अपना अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। अपना अपना एक कैरेक्टर सेट होता है और हमने यहाँ पर 3 कैटेगरीज देखते हैं। तो सबसे पहला है अल्फ़ाबेट्स, सेकंड है डिजिट्स और थर्ड है स्पेशल कैरेक्टर्स। तो हमने यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फ़ाबेट्स। तो हमारे पास दो प्रकार के अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं, एक है अपर केस अल्फ़ाबेट्स, दूसरा है लोअर केस अल्फ़ाबेट्स। अपर केस अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल लेटर्स हम यूज़ करते हैं, वो है A to Z यानी कि 26 लेटर्स हम यूज़ करते हैं। और लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स हम यूज़ करते हैं, वो भी हम A to Z यानी कि 26 कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि डिजिट्स, डिजिट्स यानी कि नंबर्स। तो हमने यहाँ पर 0 to 9 नंबर्स यूज़ करते हैं, तो टोटल 10 नंबर्स हम डिजिट्स हम सी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि जो भी हम स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं, यानी कि कोलन, सेमीकोलन, हैश, इजिकल टू, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, डिवीजन, और भी हम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। और टोटल हम 29 स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सी टोकन्स। C tokens. The smallest units of C programming are called C tokens। यानी कि हम टोटल 6 टाइप्स ऑफ C tokens यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, स्पेशल, सिंबल्स। तो हमने यहाँ पर वन बाय वन चेक करेंगे। तो सबसे पहले है कीवर्ड। तो यहाँ पर कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड।
इन सी कंपाइलर। जो भी हम कंपाइलर में जो वर्ड हम रिजर्व करके रखते हैं उसे कहते हैं कीवर्ड। तो हमने टोटल 32 कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, डू, फॉर, व्हाइल। तो ये सभी हमने कीवर्ड यूज करते हैं। तो टोटल हमारे पास 32 कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो सेकंड देखेंगे हम आइडेंटिफायर्स, यानी कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द प्रोग्राम एलिमेंट, यानी कि जो प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल, एलिमेंट्स और अरे और फंक्शंस यूज करते हैं उन सभी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो एग्जांपल हम लेते हैं, ये इज इक्वल टू 5। तो 5 यहाँ पर वैल्यू है और ए एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो हमने यहाँ पर वाइड सम एक फंक्शन है, इस फंक्शन को भी हम आइडेंटिफायर कहते हैं। और यहाँ पर ए अरे एलिमेंट्स, तो ए अरे नेम है और यहाँ पर साइज ऑफ अरे, यानी कि इस अरे नेम को भी हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो यहाँ पर सभी वेरिएबल, सभी आइडेंटिफायर हम कहते हैं, लेकिन सभी आइडेंटिफायर को हम वेरिएबल नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर कहते हैं, लेकिन सभी आइडेंटिफायर को हम वेरिएबल नहीं कहते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, कांस्टेंट। कांस्टेंट, द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जो भी हम वैल्यू प्रोग्राम के अंदर लेते हैं लेकिन उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि a इज इक्वल टू 5, 5 एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी है, उस वैल्यू को हम प्रोग्राम के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर a इज इक्वल टू एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि a इज इक्वल टू 5, लेकिन 5 चेंज नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर b इज इक्वल टू 5 यूज कर सकते हैं। वेरिएबल चेंज होगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रिंग। तो यहाँ पर स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कैरेक्टर्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ए स्ट्रिंग इज 1 डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि स्ट्रिंग हम 1 डायमेंशनल के अंदर यूज करते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया है, ए इज द अरे ऑफ नेम ऑफ अरे, 5 इज द साइज ऑफ अरे। तो हमने 5 एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिया है, ए बी सी डी ई। तो ए एलिमेंट्स अरे के अंदर स्टोर हो जाते हैं, दिस इज द नेम ऑफ अरे, और यहाँ पर साइज ऑफ अरे। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर होते हैं, और जो लास्ट एलिमेंट है वो नल एलिमेंट हमें स्टोर हो जाता है। तो यहाँ के ए ऑफ 0, इसका ए कहाँ पर स्टोर हुआ, ए ऑफ 0 लोकेशन में स्टोर होगा, ए ऑफ 1 में स्टोर होगा, सी ए ऑफ 2 में स्टोर होगा, और ई ए ऑफ 4 में स्टोर होगा। और फिफ्थ के अंदर यहाँ पर नल वैल्यू स्टोर होगा। तो अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स इज अ सिंबल, दे आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि ऑपरेटर एक सिंबल है, वो सिंबल हम बेसिक मैथमेटिकल परफॉर्म करने के लिए और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने अरिथमेटिक सिंबल्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस और डिवीजन यूज करते हैं, और उसके साथ लॉजिकल ऑपरेशंस डबल एम्परसेंड, डबल और नॉट ऑपरेशन यूज करते हैं, यानी कि दिस इज द एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, और यहाँ पर नॉट ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेशल सिंबल्स, यानी कि स्पेशल सिंबल्स जो हम सिंबल यूज करते हैं, दिस इज द परसेंटेज, डॉट, सेमीकोलन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, एम्परसेंड, एट। तो यहाँ पर जो भी हम सिंबल यूज करते हैं उसे कहते हैं स्पेशल सिंबल्स, यानी कि टोटल हमारे पास 29 सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पर फर्स्ट है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस। तो यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं डिक्लेरेशंस एंड स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं हैश सिंबल से। हैश सिंबल इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पर प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट हैश सिंबल से यूज़ करते हैं और यहाँ पर इंक्लूड stdio.h। तो std का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, आई का फुल फॉर्म इनपुट, ओ का फुल फॉर्म आउटपुट, डॉट हेडर फाइल। यानी कि हेडर फाइल के अंदर सभी लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं, तो उस हेडर फाइल के अंदर हम इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पर। तो तभी हम जो भी प्रोग्राम के अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शन लिखते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प होता है। सो नेक्स्ट ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन मीन्स हम जो मेन फंक्शन के पहले या फिर मेन फंक्शन के बाद हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू 3.142, ये जो वैल्यू हम ग्लोबल डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करते हैं तो ये वैल्यू एंटायर मेन फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। विथआउट मेन फंक्शन यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और मेन फंक्शन को हम सेमी कोलन से टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो कर्ली ब्रेस है, ओपन ब्रेस इंडिकेट द ओपनिंग द प्रोग्राम एंड क्लोजिंग ब्रेस इंडिकेट द क्लोजिंग द प्रोग्राम। तो इस फंक्शन के अंदर हम डिक्लेरेशन यूज़ करते हैं और स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। डिक्लेरेशन मीन्स हमने यहाँ पर डेटा टाइप के अंदर ए और बी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट यानी कि इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन तो हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं और यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंट फंक्शन आउटपुट स्टेटमेंट है, स्कैनएफ फंक्शन इनपुट स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट है, इटरेटिव स्टेटमेंट है, वो भी हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ही यूज़ करते हैं। यानी कि जैसा हमारा प्रोग्राम है वैसे स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और इसके बाद यहाँ पर एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो नेक्स्ट आता है यूज़र डिफाइन फंक्शन। यूज़र डिफाइन फंक्शन मीन्स जो फंक्शन यूज़र अपना खुद से क्रिएट करता है उसे कहते हैं हम यूज़र डिफाइन फंक्शंस। तो यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी प्रोग्राम एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए हम यही स्ट्रक्चर से सी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एक स्मॉल प्रोग्राम इन द सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आज हम प्रैक्टिकल सेशन में एक सिंपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंपल प्रोग्राम है सम ऑफ टू नंबर्स। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि एक सिंपल प्रोग्राम, तो सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h। std का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड, io का फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट डॉट h, h यानी कि हेडर फाइल, यानी कि इनपुट आउटपुट हम जो फंक्शंस है हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट h, यानी कि इस हेडर फाइल के अंदर हम क्लियर स्क्रीन और गेट cs को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। विथआउट मेन प्रोग्राम यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो हमने मेन प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करते। तो यहाँ पर ओपनिंग ब्रेस है, ओपनिंग ब्रेस इंडिकेट द ओपन द प्रोग्राम। हमने डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर इंटीजर एक डेटा टाइप है, उसके अंदर ए बी और सम हम डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद डिक्लेयर करने के बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट यानी कि आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसके अंदर हम जो लिखते हैं वो हमें मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर ए एंड बी वैल्यू जो हम एंटर करते हैं तो उस वैल्यू को हम इनपुट देने के लिए
परसेंट डी यहाँ पर लिखते हैं। परसेंट डी यानी कि हमारा वेरिएबल ए और वेरिएबल बी इंटीजर में है, इसलिए हम परसेंट डी यूज़ करते हैं। और वेरिएबल ए और वेरिएबल बी एड्रेस के लिए हम एम्परसैंड सिंबल यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट अगला है हमारा स्टेटमेंट, फार्मूला सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर वेरिएबल ए और वेरिएबल बी वैल्यू जो भी सम होता है, तो सम का आउटपुट हमें यहाँ पर प्रिंटअप स्टेटमेंट में सम इज इक्वल टू परसेंट डी सम डिस्प्ले होता है। अब हम कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर सक्सेस होगा प्रोग्राम हमारा। नेक्स्ट रन करते हैं तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू एंटर वैल्यू 10 देते हैं और बी इज इक्वल टू 10 वैल्यू देते हैं, हमें आंसर आता है सम इज इक्वल टू 20।